ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। लेक्चर नंबर 7 बेटे, हम चैप्टर नंबर 18 कर रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 18 इज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। मैं आज इसका नाम कैपिटल स्ट्रक्चर से हटाकर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज मेंशन कर दूंगा। लाओ कागज कलम दवात ला, नाम बदल दूं मैं तेरा। बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर से ज्यादा बेटर वर्ड है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। इन द लास्ट 6 लेक्चर्स अगर आप देखें, this is 7th lecture and up to 6th lecture I have prepared a base for you that what I mean by capital structure and what are the different types of capital structure theories are there. मोडी गिलानी क्या कहता है, ट्रेडिशनल क्या कहता है, पैकिंग ऑर्डर क्या कहती है। मैंने इन सभी बातों के बारे में लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की और लास्ट में एक बात बोली कि रियलिटी में जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। इट मीन्स इट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड विच इज द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। लेक्चर नंबर 7। बेटे एक बात मैं आपको बता दूं, लेक्चर 7, लेक्चर 8 और लेक्चर 9, एक तो तीनों लेक्चर्स बड़े इंटरकनेक्टेड है। अब आप क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का समझ चुके हैं दैट आउट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वी हैव सम फाइनेंशियल रिस्क, तो उस फाइनेंशियल रिस्क को कैसे आप मैनेज करेंगे और कैसे उसको बीटा में लेकर आएंगे, ये लेक्चर नंबर 7, 8 और 9 की कहानी है। टेक्निकल है, अगर आप ध्यान से नहीं बैठेंगे तो आपको शायद समझ भी ना आए। तो इन सभी बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार अच्छी तरह से रजिस्टर को ओपन करें। कैप्लॉन बेटे आज निकाल लें और कैलकुलेटर भी निकाल के रखें, क्योंकि मेरे को कैलकुलेटर और कैप्लॉन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलें क्या, स्टार्ट करें जर्नी। क्या चलना है मेरे साथ? लेक्चर 7, अस्मो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। आइए हम रोशनी की तरफ चलें, जहां पर रोशनी रोशनी है, जहां पर ज्ञान की गंगा बहती है। F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल लेवल ACCA रजिस्टर आप ओपन कर चुके हैं। लेक्चर 7 कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं लेक्चर 7 कैपिटल स्ट्रक्चर का। चैप्टर 18 मैंने चैप्टर 15 करा दिया, 17 कराया, 18 कराया। आफ्टर 18 में 16 में आऊंगा, डिविडेंड डिसीजंस। बिकॉज हमारी तीन ही तो डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो आइए दोस्तों, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। ऊपर से कोई सीख के थोड़ी आता, मैं थोड़ी सीख के आया था। धीरे 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 करते 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 समझ आ गया। आपको भी ऐसे ही होगा। लॉजिकली हम कमर सीधी करके बैठे, हमारी लाइफ एनर्जी ज्यादा सर्कुलेट करेगी, स्पाइनल कॉर्ड सीधी होगी तो हम खुश भी रहेंगे, जॉली रहेंगे और चेयरफुल रहेंगे। इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव कंक्लूडेड विद ऑल द थ्योरीज। तो मैं एक क्वेश्चन पहले कराना चाहता हूं आपको। टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस 1, 2, 3। मैं 4th पहले डिस्कस करूंगा। टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करके फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा लेक्चर 7 की। आइए जी, कैप्लॉन पहले ओपन कर लें। हम सभी के सभी कैप्लॉन ओपन करेंगे और ध्यान से बातों को समझेंगे। बेटे ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6, 4th है एज पर कैप्लॉन। फर्स्ट पार्ट है, इफ अ कंपनी इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट विद नो टैक्सेस इनकॉर्पोरेट्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेट इनटू कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इन ऑपरेटिंग रिस्क, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द WACC। पहली बात, उन्होंने ये थ्योरी नहीं बताई कौन सी थ्योरी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट की बात हो रही है। ये बेटे मोडी गिलानी दिमाग खराब किया जिसने, that there has been perfect capital market, there will be the rational investors, there is no tax। ये सब कुछ परफेक्ट मार्केट की बातें मोडी गिलानी ने की है। और नो टैक्स तो 1953 में आ गया था, जिसको बाद रिवोल्ट किया गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि आप भूल गए what I've told you in lecture number 5, that as per Modi, Gilani and Miller, that is an irrelevant theory. Even if you are increasing your debt, operating risk will not increase. And the investors are rational. They will be putting more importance in the operating efficiency, in the operating profit efficiency as compared to debt and equity. मतलब आप कैटरीना कैफ को देखें तो कैटरीना कैफ दिखने में बहुत सुंदर लगती है। मोडी गिलानी मिलर थ्योरी के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि बाहर से सुंदर दिखना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अंदर से पॉजिटिव नहीं हो तो बाहर से क्या फायदा। कहने का मतलब है, इफ यू आर नॉट अर्निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स,
then what is the fun of debt and equity? There is no use on debt and equity. Even if you are increasing debt, even if you are decreasing equity, even if you are, ultimately the investors will give more weightage to the operating profits, EBIT. तो आप जितना मर्जी डेट बढ़ाते जाएं, अल्टीमेटली वेटेड एवरेज कॉस्ट विल रिमेन सेम. तो बेटे ये ए पॉइंट मोदी गिलानी ने बोला, व्हाट विल द इम्पैक्ट? WACC, KW, KO will remain same. According to MM, why will the cost of equity always rise as a company gears up? मोदी गिलानी की थ्योरी एक और आई थी बेटे 1963 में, जब उन्होंने कहा कि टैक्स की बात हम करते हैं, that when we introduce tax, but naturally it is very much important that whenever you are increasing the proportion of debt, the expectations of shareholders will increase, and because they will have more variations now in the earnings. So the point is their cost of equity will increase, but the point is the proportion, the increase in cost of equity is not so much high as compared to the proportion of decrease in the WACC. So ultimately WACC will decrease. ठीक है सर. In a perfect capital market with taxes, two companies are identical in all respects apart from their levels. A has equity, B has this. Which firm will have worth more? बेटे अगर टैक्स की बात करें, मोदी गिलानी मिलर ये कहता है कि बेस्ट है 99.9%. मतलब आप डेट बढ़ाते जाओ वैल्यू बढ़ती जाएगी, डेट बढ़ाते जाओ वैल्यू बढ़ती जाएगी, डेट बढ़ाते जाओ वैल्यू बढ़ती जाएगी. कुछ काफी हद तक हाइपोथेटिकल है, बट अभी क्योंकि मोदी गिलानी की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं द कंपनी हैविंग मोर डेट विल हैव मोर वैल्यू एंड द ऑप्टिमम पॉइंट इज 99.9%. In practice, the firms has exhausted return earnings is likely to select what form of financial. But as per pecking credit theory, pecking order theory, firstly you will get the funds. Firstly you will have the funds. Firstly you will finance your project with internal generated funds, and second is with the help of debt, and the third is equity. And the logics I have already discussed. तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज एक बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ बढ़ चुका हूं. मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. बेटे मैं आज जो बताऊंगा ना आपको, सही बता रहा हूं आपको. इवन इफ यू आर डूइंग आफ्टर दैट CPA USA, CFA USA, CMA USA, कुछ भी इस दुनिया का कोर्स कर लें, आज जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा आपकी लाइफ में आपके पास रहने वाले हैं. आपको याद है कि मैंने आपसे एक जमाने में बात की थी दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लेक्चर नंबर 5 आई थिंक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, चैप्टर 17 में, लेक्चर 4, लेक्चर 5 में आई हैव टोल्ड यू दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में मैंने आपको बताया था ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं पास्ट ईयर से या मायरन गॉर्डन से. बट एज पर CAPM मॉडल I have told you that if an investor wants to invest, then he will invest in two securities. One is the risk free and second is the risky. आप सारे पैसे रिस्क फ्री में भी नहीं डालेंगे और आप सारे पैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में भी नहीं डालेंगे. एज अ रैशनल इन्वेस्टर आप मुझे बताइए, आपके पास $1 लाख हैं, क्या आप $1 लाख सारे के सारे बैंक FD में लगा देंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और ट्रेजरी स्टॉक में? नो. Some part you will invest in risk free and some part you will invest in risky, because आपका भी तो मन है, आपको भी तो दिल करता है कि you should earn more. तो मैंने आपको लॉजिकली जो उस लेक्चर में बताया कि भाई आप कुछ पैसे रिस्क फ्री में डालेंगे, कुछ पैसे रिस्की में डालेंगे, रिस्की में आपको इन रिटर्न रिस्क फ्री से ज्यादा मिलेगा, एक्सेस रिटर्न मिलेगा, और उस एक्सेस रिटर्न के लिए आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा. और रिस्क दो तरह के होते हैं, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक. तो पहले आप यहां तक लिख लें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, रिस्क फ्री रिटर्न, एक्सेस रिटर्न, रिस्क फ्री, एक्सेस रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस रिस्क फ्री. ठीक है सर. एंड देन आई हैव टोल्ड यू दैट रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, दिस कैन बी सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क इज कैन बी कैलकुलेटेड, उसको हम निकाल सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. बट अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बट इट कैन बी कंट्रोल्ड विद हेल्प ऑफ डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. याद है? अब आपने बीटा निकाल लिया था बेटे. मैंने कहा था जी बीटा एक टूल है, जैसे थर्मोमीटर एक टूल है, जैसे कैलकुलेटर मेरे हाथ में एक टूल है, सिमिलरली पेन एक टूल है. सो बीटा इज अ टूल.
with the help of which we can calculate the incidence of systematic risk. हम इंसिडेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं बीटा की हेल्प से. बट बेटे आज तक जो आपने बीटा कैलकुलेट किया, अब सुनना ध्यान से, जो भी बीटा आपने अभी तक कैलकुलेट किया, आपने उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्क को इनकॉर्पोरेट नहीं किया. इट मींस जो भी बीटा आपने अभी तक समझा, दैट इज ओनली ड्यू टू ऑपरेटिंग रिस्क. बट द पॉइंट इज, अभी आपने ये देख लिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से भी वी हैव मोर रिस्क. अगर वो कंपनी डेट ज्यादा लेती है तो रिस्क बढ़ जाता है. तो इसका मतलब जो बीटा आपने अभी तक समझा है, यू नो, द बीटा व्हिच आई हैव टोल्ड यू, दैट इज ओनली प्योरली ड्यू टू ऑपरेटिंग रिस्क. बट इन रियलिटी, whenever you want to calculate the cost of equity, equity shareholders have to bear two types of risk. One is operating risk and second is the financial risk. यार वो जो इन्वेस्टर है, उस बेचारे को तो पैसे बाद में मिलने हैं ना, जब सबसे पहले डेट होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगी, प्रेफरेंस स्टॉक हो जाएगी, कल कंपनी लिक्विडेट हो जाए तब भी पैसे बाद में मिलेंगे. इसका मतलब ये जो इन्वेस्टर है, इसको दो तरह के रिस्क बियर करने पड़ते हैं. एक तो वो फाइनेंशियल मॉडल की वजह से, मतलब जो वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, जैसे नेरोलैक पेंट्स है, वो धंधा ही खराब हो जाए धंधे की वजह से, और नेरोलैक पेंट्स ने डेट इक्विटी कितना लिया हुआ उसकी वजह से. आज तक जो भी बीटा आपने कैलकुलेट किया, दैट इज ओनली ड्यू टू धंधा, ड्यू टू बिजनेस, ड्यू टू फाइनेंशियल मॉडल, ड्यू टू बिजनेस मॉडल. बट माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली में जो रिस्क होता है, इट इज ड्यू टू बोथ. आइए जी, आइए सर, मैं ऊपर लिखा, मैंने ऊपर लिखा जी, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क इज ड्यू टू बीटा, एंड द बीटा इज अ टूल, इट इज अ यंत्र, इट इज अ मंत्र, इट इज अ तंत्र. बीटा इज अ टूल टू कैलकुलेट इंसिडेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और ये कहता हूं कि बीटा एक टूल है. जैसे कोविड को चेक करना तो एक टूल है, ब्लड टेस्ट कराओ पता चल जाएगा, ब्लड टेस्ट इज अ टूल, बीटा इज अ टूल. बट दोस्तों, जो बीटा आपने अभी तक कैलकुलेट किया, वो बीटा अधूरा था. आप उससे रियलिटी में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो तो आपको पता ही नहीं था अभी तक. तो आज से आपने बड़ी बातों को सोचना है. आपने जो बीटा कैलकुलेट करना है, इट शुड हैव इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोथ ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. तो मैं अभी यही बात बताने जा रहा हूं. आप अगर ये पॉइंट लिख लेना, ये पॉइंट है बेटे सेकंड, मैं ये कहता हूं ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड है सर, इंपॉर्टेंट है सर. फ्रेंड्स, द बीटा विच वी हैव कैलकुलेटेड अबव एज पर CAPM in up to chapter number 17 considered only operating risk, but in evaluating projects, beta should also have the impact of financial gearing, that is financial risk. आप लिखेंगे तो बेनिफिट रहेगा, आगे आपकी मर्जी है साहब, कमर सीधी करके बैठे ना बैठे, श्रद्धा भावना, चैप्टर तो क्लोज हो ही रहा है. फ्रेंड्स, द बीटा विच वी हैव कैलकुलेटेड अबव एज पर, जो भी हमने लास्ट लेक्चर 17 चैप्टर 17 में कैलकुलेट किया, इट इज एज पर CAPM. That only considers if the firm is 100% equity. But reality में 100% equity firm नहीं होती. In reality, we have a different type of firm. We have a debt equity firm. We should bear some risk. We should take some risk up to the tolerable limits. अगर जब हम रिस्क लेंगे तो वो जो बीटा आपने कैलकुलेट किया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बीटा जो था वो बीटा 100% इक्विटी में था, क्योंकि वो बीटा खाली ऑपरेटिंग रिस्क में था. अब आपको बीटे में दो बीटा वो लेना है जिसमें ऑपरेटिंग रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क का भी मिक्सचर हो. मॉकटेल लेनी है, मॉकटेल, मॉकटेल. तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि बीटा दोस्तों दो तरह का होता है. वन इज बीटा ऑफ एसेट, जो अभी तक आपने कैलकुलेट किया, विच इज अनगियर्ड बीटा, विच इज ऑल्सो नेम्ड एज अनलीवर्ड बीटा, which is named as, you know, a beta which is only due to operating risk. But अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है, सुनना, as a finance manager you have to appraise your investments, you have to calculate NPV. अब सपोज करते हैं कि वो NPV के लिए आपको डिस्काउंटिंग रेट चाहिए, और उस डिस्काउंटिंग रेट के लिए आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए, और उस वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए. अभी तक आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो निकाली वो CAPM से निकाली, और उसमें खाली ऑपरेटिंग रिस्क की वजह से जो बीटा था वो लिखा. बट मैं आज कहता हूं कि वो जो बीटा जो आप अभी तक लेते थे वो गलत था, वो अधूरा था, वो कम था. अब आपको जो बीटा लेना है, दैट इज ड्यू टू बोथ ऑपरेटिंग रिस्क एज वेल एज ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्क. तो आपको अब थोड़ा सा हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कुछ नहीं है यार, घबराना नहीं है. आप पहले लिखो टू टाइप्स ऑफ बीटास.
आज से हमें पता चल गया, इफ द बीटा इज ओनली ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, with operating risk, with due to the incidence of operating risk and financial risk, तो ऊपर लिखेंगे जी two types of betas, and the risk which is purely due to operating risk, the beta which is only purely due to the incidence of operating risk, that is named as asset beta और 100% equity beta और ungeared beta और अनलिवर्ड बीटा, कुछ भी कह दीजिए दोस्त, आपको बस लिखना है, आप तभी समझेंगे। मैं बस यही कहूंगा आपसे कि आप लिखने में कंजूसी मत करना। सेकंड टाइप ऑफ बीटा इज, जो आज मैं आप बताने वाला हूं, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अब यूज करना है, दैट इज इक्विटी बीटा, दैट इज गियर्ड बीटा, दैट इज लीवर्ड बीटा, दैट इज अ प्रोजेक्ट बीटा। प्रोजेक्ट के लिए जो बीटा है बेटे, हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे आप सबवे में जाते हैं तो सबवे में आप अपने हिसाब से ब्रेड लेते हैं, आप अपने हिसाब से टॉपिंग डलवाते हैं, आप अपने हिसाब से सॉसेस डलवाते हैं। सपोज करते हैं एक ऑलरेडी ब्रेड पहले से बनी हुई है, तो उसको हम चेंज कर देंगे, अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में। पहले आप लिख लीजिए, बीटा इज ऑफ टू टाइप्स, ऑपरेटिंग बीटा एंड बिजनेस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। Business beta means which is due to operating risk as well as financial risk, and operating beta is only due to operating risk. तो इसके अलग अलग नाम है। मैंने लिखा जी बीटा ऑफ एसेट, जो आपने अभी तक किया अप टू चैप्टर नंबर 17, अप टू चैप्टर नंबर 17 जो भी बीटा आपने डिस्कस किया, दैट इज बीटा ऑफ एसेट। लेकिन अभी आज जो मैं बताऊंगा उसका नाम है बीटा ऑफ इक्विटी, दैट इज गियर्ड बीटा। मतलब एक ऐसा बीटा जिसमें दोनों रिस्क हैं, ऑपरेटिंग रिस्क भी है और फाइनेंशियल रिस्क भी है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आइए जी हम एक क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन की हेल्प से शायद आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं शायद थोड़ा सा मैं बता पाऊंगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो हमने कर ही लिया, 5th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी 5th क्वेश्चन अपने उसमें निकाल लें। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन से आपको लॉजिकली चीजें ज्यादा समझ आएंगी। अ कंपनी इन ऑल, अ कंपनी इन ऑल इक्विटी कंपनी, मतलब 100% इक्विटी है इस कंपनी के पास, डेट 0% है, with a beta of 0.8. ठीक है सर। It is preparing 1 year, it is appraising 1 year project. वो 1 साल का प्रोजेक्ट अप्रेज कर रही है कि हम करें या ना करें, जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। ठीक है सर। आउटले उसमें 1,000 रुपए का आउटफ्लो है और 1,250 रुपए डॉलर्स का इनफ्लो है, एंड द प्रोजेक्ट हैज अ बीटा ऑफ 1.3, और इस प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं उसका बीटा 1.3 है। उसका रिस्क हो सकता है कुछ। RF is 10%, RM is 18%. What is the current cost of equity share capital? Second point, what is the minimum required return of the project? Third point, is the project worthwhile? अब देखो बेटा, इसका सोल्यूशन तो कैप्लॉन में दिया हुआ है, बट मैंने जिस तरह से कराया ना, आप ज्यादा इंजॉय करेंगे जब आप मेरी बात को ध्यान से लिखेंगे भी और समझेंगे भी। आप सभी पहले एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए और एक वर्किंग नोट बनाइए और आराम से देखिए। कुछ जल्दी है ही नहीं बेटा। एक कंपनी है जो 100% इक्विटी पे काम करती है, उसका बीटा 0.8 का है, और वो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है, जैसे आउटफ्लो भी है इनफ्लो भी है, और उस प्रोजेक्ट का जो बीटा है वो 1.3 है, मतलब रिस्की है वो। ठीक है सर। एंड you have to find out the cost of that. मैंने लिखा जी, फ्रेंड्स ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। आपको क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ना चाहिए। नोट नंबर 2, मैंने एक मटका बनाया और उस मटके में कहा कि ये जो कंपनी अभी धंधा कर रही है उसमें उन्होंने अपने ही सारे पैसे लगाए हैं, उधार नहीं है, 100% इक्विटी है, और इसलिए बीटा 0.8 का है। तो मैं ये भी कह सकता हूं दिस 0.8 बीटा इज
is equity beta because debt is not there. In some cases asset beta is also equal to equity. 100% equity फॉर्म होगी. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं बेटे. कमर सीधी करके बैठो, थप्पड़ मारूंगा खींच के. मैंने कहा बीटा ऑफ एसेट विल बी इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी और अनगियर्ड बीटा विल बी इक्वल टू गियर्ड बीटा इफ इट इज अ केस ऑफ 100% इक्विटी फॉर्म. ठीक है सर. अब हम प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन कर रहे हैं और आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर, इसी कंपनी के, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट का रिस्क 1.3 है, रिस्क फ्री 10% है, रिस्क रिटर्न फ्रॉम मार्केट 18% है, आउटफ्लो इतनी है, इनफ्लो इतनी है. आपको ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट करें या ना करें. मैं अब आपसे ही पूछता हूं कि वेन एवर आई वॉन्ट टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो मुझे उस केस में डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ेगा. अच्छा, डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होती है? के और केडी का मिक्सचर. अच्छा, केडी तो यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वेटेड एवरेज कॉस्ट बराबर होंगे. अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए मैं बड़े सारे मॉडल लगा सकता हूँ, बट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे रेलिवेंट लग रही है वो सीएपीए मॉडल है. ठीक है सर. देखो, इस तरह से रिलेट करके सोचना है. अब ये बात रिलेशनशिप की कैप्लन में नहीं दी कि आप ऐसे सोचो, ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं दिया हुआ. तो ये भूपेश आनंद ने बताया. अब आप सबसे पहले ए पॉइंट में कर रहे हैं, वो कहता है ये आपकी अभी की करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ. प्रोजेक्ट को मारो गोली. ठीक है जी. के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ऑफ इक्विटी प्लस आर एम माइनस आर एफ 10% प्लस एक्स्ट्रा रिटर्न. और उस एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए यू हैव टू बियर एक्स्ट्रा रिस्क एंड दैट इज 16.4%. इजी है. तो फर्स्ट पार्ट तो इजी था दोस्तों, हमने पता नहीं कितने क्वेश्चंस कर दिए. सेकंड पार्ट था कि व्हाट इज द बीटा ऑफ दैट, व्हाट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट बीटा ऑफ दैट प्रोजेक्ट. तो उस प्रोजेक्ट का बीटा देख लेंगे. मैंने फॉर्मूला यूज किया आर एफ प्लस बीटा ऑफ दैट प्रोजेक्ट into excess return from that project. easy है. बीटा ऑफ प्रोजेक्ट गिवन है 1.3. इसका मतलब जब आप इस प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करोगे तो यू शुड यूज दिस मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है जी. मैंने इसके लिए आपके सामने कैलकुलेट किया 20.4% is the required rate of return, is the required rate of return, is the minimum rate of return of that project. मतलब उस प्रोजेक्ट में कम से कम 20.4% की कमाई होनी चाहिए, तभी आप उस प्रोजेक्ट को लेना, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का रिस्क है 1.3. अब थर्ड पॉइंट है कि क्या उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करें या ना करें. बेटे, जब भी हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करते हैं तो हमें पता है आउटफ्लो इज इन द जीरो पीरियड, इनफ्लो इन द फ्यूचर पीरियड, वी प्रिपेयर अ टेबल एंड वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. आपको मैं वही तरीका बताऊंगा. कैप्लन ने 2-3 तरीके, बीपीपी ने 2-3 मेथड फॉलो किए हैं. बेटे, मेथड थोड़ी चेंज करते रहेंगे, कितना याद करोगे, लॉजिक कैसा समझोगे. हम वही काम करेंगे जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में किया, आज भी वही करेंगे. तो मैंने लिखा इन ऑर्डर टू सी whether project is worthwhile or not, we will calculate NPV, net present value, and for calculating net present value we will prepare a table. हम उसका टेबल बनाएंगे. 0 1 कैश आउटफ्लो $1000, कैश इनफ्लो 1250, कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिस. अब बेटे पॉइंट ये आ रहा है कि मैं ये 0.8305 कैलकुलेट कर रहा हूं 20.4% के ऊपर, because 20.4 is the minimum rate of return from that project. अब आई थिंक आपको समझ आ रहा है ना कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था. ठीक है जी. तो ये देखिए एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, हेंस द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल. अच्छा देखिए जी, एक बात कहनी है. मैंने इस पूरे कंसेप्ट में, ये जो कंसेप्ट मैं अभी कर रहा हूं, मतलब जो हम बीटा की बातें कर रहे हैं, इसमें मैंने 3 लेक्चर्स डिवोट किए. एक तो लेक्चर 7 है जो अभी मैं ले ही रहा हूं, एक लेक्चर 8 है जो अभी लेने वाला हूं, और फिर एक लेक्चर 9 होगा जिसमें मैं सारे टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस करूंगा. मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे कैप्लन और बीबीबी की कहानी को समझें अगर, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट, सपोजिंगली यू आर अ न्यू कंपनी, एक कंपनी है, आप उसके फाइनेंस मैनेजर हैं.
Supposingly you are a company, finance manager of Patanjali, and Patanjali has just started their business just now. मैं assume कर रहा हूँ कि पतंजलि ने अभी अभी अपना धंधा पानी शुरू किया है, आप नई कंपनी है जी। अच्छा, नई कंपनी का मतलब है अनलिस्टेड भी है। अनलिस्टेड का मतलब है कि आपकी अभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग ही नहीं हुई, बट आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप उस कंपनी की, जिस अनलिस्टेड कंपनी की आप कैलकुलेट करना चाहते हैं हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब बिकॉज ये लिस्टेड नहीं है, अभी इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसका एक्सपेक्टेशंस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसी ही कंपनी जो पतंजलि जैसे ही प्रोडक्ट्स बनाती है और जो लिस्टेड भी है मार्केट में, जो लिस्टेड है और जो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है और जो यही तरह के काम करती है, हम क्या करेंगे, उसका उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेक करेंगे कि उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। तो जब मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी डाबर इंडिया इज अ कंपनी विच इज लिस्टेड, इज अ कंपनी हु स्टॉक्स आर ट्रेडेड, इज अ कंपनी विच हैज अ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, एंड वी नो दैट हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर दैट कंपनी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की हेल्प से और फिर कुछ मॉडिफिकेशन करके आई विल कैलकुलेट फॉर पतंजलि। आई थिंक प्रॉब्लम समझ आ गई है। लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में यही कहानी चलती रहेगी। आपको एक कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है और एक प्रोजेक्ट का एनपीवी कैलकुलेट करना है, और वो प्रोजेक्ट आप पहले कभी करते ही नहीं थे, बट हाँ उस तरह के प्रोजेक्ट बाकी लोग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बाकी लोगों का, बाकी इंडस्ट्री का, बाकी प्लेयर्स का बीटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेक कर लेंगे कितना है, और उसमें कुछ प्लस माइनस करके हम अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि एनपीवी हमारी एक्सेप्टेबल है या नहीं, और वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पतंजलि। मतलब दो काम हो सकते हैं, ईदर आई वांट टू अप्रेज अ प्रपोजल और आई वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ पतंजलि। आई कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली पतंजलि बिकॉज पतंजलि इज अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, don't have any past track record, don't have any cost of equity, it is unlisted company, so I will take the help of a listed company, let it be Dabur India is a listed company, and I will take the help of cost of equity of Dabur India, I will do some modifications in cost of equity of Dabur India, and I will use that cost of equity specifically for Patanjali। आपको बस यही प्रोसेस मैंने समझाना है। अच्छा, अब एक बात और सुनिएगा, जैसे आपको मैंने अभी भी कहा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप डाबर की लेंगे, तो बेटे जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी डाबर की लेंगे तो आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा, बीटा ऑफ इक्विटी आर एम माइनस आर एफ, मतलब गेयर्ड बीटा, ऐसा मान लीजिए बीटा ऑफ इक्विटी गेयर्ड बीटा ही होता है। अच्छा, रिटर्न रिस्क फ्री तो आपके लिए भी सेम होगा, डाबर के लिए भी सेम होगा, पतंजलि के लिए भी सेम होगा, ठीक है सर। रिटर्न फ्रॉम मार्केट, मार्केट से जो रिटर्न है पतंजलि के लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, बट ये जो बीटा है ना जी, बीटा ऑफ इक्विटी, ये डिफरेंट हुआ। मतलब बीटा ऑफ इक्विटी डाबर के लिए अलग हो सकता है और बीटा ऑफ पतंजलि कैन बी डिफरेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं बाकी चीजों को छोड़ दूं, इफ आई पुट 100% एम्फोसिस ऑन बीटा ऑफ इक्विटी, दैट इज आई विल से दैट इज अ गियर्ड बीटा, दैट इज अ लिस्टेड बीटा और लिवर्ड बीटा, गियर्ड बीटा और लिस्टेड लिवर्ड बीटा। इफ आई से दैट दिस इज लिवर्ड बीटा, जैसे मैंने कहा अभी अभी, मान लेते हैं ये आपको 2.5 दिया हुआ है, मान रहे हैं, किसका, मेरा नहीं, डाबर का। डाबर कौन भैया, डाबर एक लिस्टेड कंपनी है जो पतंजलि जैसे ही सामान बनाती है। आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं। अच्छा, डाबर ने ये जो बीटा निकाला है, ये इसमें दो तरह के रिस्क इसने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हमने लिखा बीटा ऑफ इक्विटी, तो बट नेचुरल ऑपरेटिंग रिस्क भी होगा और फाइनेंशियल रिस्क भी होगा। अच्छा, डाबर की जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 3:1 की है, ठीक है सर। मुझे खाली चाहिए कि बीटा कितना आया ऑपरेटिंग रिस्क की वजह से। इट मींस आई ओनली वांट टू कैलकुलेट हाउ मच इज द बीटा ऑफ एसेट ऑफ डाबर, बिकॉज बीटा ऑफ एसेट ऑफ डाबर विल बी इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट ऑफ पतंजलि, क्योंकि बिजनेस तो सेम है ना, ऑपरेटिंग रिस्क तो सेम है ना, फाइनेंशियल रिस्क अलग हो सकता है, क्योंकि पतंजलि मान लेते हैं पतंजलि 100% इक्विटी पे काम कर रही है,
या 9:1 पे काम कर रही है या 3:2 पे काम कर रही है, और डाबर कुछ अलग रेशो पे काम कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं उस बीटा इक्विटी, ये जो बीटा है 2.5 का, किसका, डाबर का, अगर मैं इसमें से फाइनेंशियल रिस्क को डिलीवर कर दूं, मतलब उसका इफेक्ट नलीफाई कर दूं, तो मेरे पास बीटा ऑफ एसेट आ जाएगा फॉर डाबर, and that beta of asset is purely due to operating risk, and that beta of asset can be directly used for Patanjali. तो मैं क्या करूंगा, इस 2.5 में सबसे पहले मैं इसको डिलीवर कर दूंगा, मतलब 3:1 का इफेक्ट खत्म कर दूंगा। अच्छा, जैसे ही मैं ये खत्म करूंगा तो बीटा ऑफ एसिड आ जाएगा किसका, डाबर का। इसको मैं डायरेक्टली यूज कर दूंगा बीटा ऑफ एसिड ऑफ पतंजलि, क्योंकि दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं, इसलिए उसका बीटा और इसका बीटा सेम होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने बीटा ऑफ एसिड निकाला फॉर पतंजलि, फिर मैं बीटा ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करूंगा पतंजलि के लिए। चांस की बात है, मैंने अज्यूम किया कि 100% इक्विटी है, मान लेते हैं 1 कुछ रेशियो है 2:1, तो इसके बाद हम इसको दोबारा से रीलीवर कर देंगे। अगर कुछ डेट होगा तो, अगर कुछ डेट होगा तो उसको रीलीवर कर देंगे, और ये वाला बीटा मेरे पास आ जाएगा। आप शायद मेरी बात को समझ रहे बेटे, ये प्रोसेस हमने करना है। अब हमें पता होना चाहिए कि डिलीवर कैसे होता है, और हमें पता होना चाहिए कि रीलीवर कैसे होता है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि बीटा एसिड क्या है, हमें यह भी पता होना चाहिए बीटा ऑफ इक्विटी क्या है, गेयर्ड बीटा क्या है, अनगेयर्ड क्या है। पहले अनगेयर्ड क्यों निकालते थे, अब गेयर्ड क्यों निकाल रहे हैं। ये सभी बातें मैंने लेक्चर 8 में बड़े प्यार से समझाई है बेटे। अगर आप ईमानदार बच्चे होगे ना, तो मेरी मेहनत पे आप फूल चढ़ाओगे। तो देखो जी, लेक्चर 8 में एक तो 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स मैंने अभी बतानी है। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ डाबर पतंजलि और अपोलो टायर्स और अ न्यू टायर कंपनी। Then I have compared, one company is listed and second is unlisted. As I have just told you that Patanjali is unlisted and Dabur be listed. Then I have calculation of beta for unlisted companies. Then I told you that what I mean by acid beta, ungeared beta, unlevered beta. And then I have taken the example of Dabur, Patanjali, pure play game, comparable firms. बेटे 2-3 बातें ज्यादा बताइए। अगर आप ध्यान से लेक्चर 7, लेक्चर 8 और लेक्चर 9 समझ लोगे ना, तो ये प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन से लाइफ में वैल्यूएशन में बड़ी हेल्प करेंगी यार आपको। उसके बाद कैप्लॉन क्या, बीबीपी क्या, मजाक हो जाएगा यार आपके लिए, मजाक हो जाएगा, मजाक हो जाएगा। तो हम लेक्चर नंबर 8 में मिल रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।